हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। बुक पेज नंबर 160 सम नंबर 21। क्वेश्चन दिया है गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड exported refrigerator and received the amount as under sales transaction। exported का मतलब सेल किया है, बराबर है। गोदरेज लिमिटेड ने बेचा है किसको अभी तक पता नहीं है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि 5 जैन को सी ऑफ कनाडा को $10,000 का सेल किया है और डॉलर का रेट कितना था 41 पर यूएस डॉलर। 7 जैन को डब्ल्यू ऑफ जर्मनी को $20,000 का सेल किया है, एक्सचेंज रेट था 41। रिसीव ट्रांजैक्शन देखो यहां पे क्या हुआ है, 2 सेल्स है, यहां पे टोटल 2 सेल्स है, बराबर है। एक है सी ऑफ कनाडा और एक है डब्ल्यू ऑफ जर्मनी। अब तक एक ही पर्सन होता था, एक ही सेल्स एक ही परचेज होता था, बट यहां पे 2 सेल्स हो गया है, एक सी ऑफ कनाडा एक डब्ल्यू ऑफ जर्मनी। बस खाली इतना है कि डबल एंट्रीज करना पड़ेगा, 2 सेल्स की एंट्री, 2 रिसीव की एंट्री, 2 एक्सचेंज डिफरेंस की एंट्री, 2 क्लोजिंग की एंट्री। अजम्पशन है तो 2 अजम्पशन की एंट्रीज और कुछ भी नहीं। कळलं का? चैताली बघिते काय आता। रिसीव 5 फेब को 2013 को सी ऑफ कनाडा से $6,000 मिला। सी ऑफ कनाडा को बेचा कितना है $10,000, मिला कितना है 6,000, ठीक है। और 10 फेब को जर्मनी के पास से भी $6,000 मिला है, बराबर है। इसको बेचा कितना है 20,000, तो मतलब अभी तक इनका पैसा तो पेंडिंग ही चल रहा है। अप्रैल नए साल में आ गया, मैं नए साल में आ गया, इसका मतलब ये है यहाँ पे 2 इयर्स का कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है। डॉलर का रेट दिया गया है, एक्सचेंज रेट रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोदरेज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट भी बनाना है, बट कौन से ईयर के लिए? 31 मार्च 2013 के लिए ही बनाना है, नए अकाउंटिंग ईयर के लिए नहीं बनाना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला मैं वर्किंग के अंदर कैलेंडर प्रिपेयर कर लेता हूं। अप्रैल से चालू होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ऐसे कम से कम 2 साल का कैलेंडर बनेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल मार्च, ठीक है। डन यहां तक। अभी करते हैं प्लॉटिंग, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। तो भाई साहब ने 2 सेल्स किया है, एक है कनाडा को सेल्स किया है $10,000 और एक जर्मनी को किया है, ठीक है। तो कौन से तारीख को सेल्स किया इसने? 5 जैन को, तो 5th ऑफ जैन। यहां पे इसने किसको सेल किया है? सी ऑफ कनाडा, कितना? $10,000, और इस डॉलर का रेट कितना दिया है 41। ये समझ में आ गया क्या? पक्का? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। आगे क्या है? आगे दिया है 7 जैन को जर्मनी में बेचा है $20,000, मतलब यही सेम मंथ में फिर से क्या हुआ है? सेल्स हुआ है। डब्ल्यू ऑफ जर्मनी कितना? $20,000 और इधर डॉलर का रेट है 41। एग्री? चलिए ठीक है, आ जाते हैं यहां पे आगे। रिसिप्ट हुआ है 5 जैन को कनाडा ने कितना डॉलर दिया है? 6,000। 5 जैन यहां पे फेब को, ठीक है। यहां पे पेमेंट रिसीव होगा $6,000 और डॉलर का रेट कितना बोला है? 42। मैंने कह रहा हूं क्वेश्चन में दिया है डॉलर का रेट, बराबर। नेक्स्ट 10th फेब को यहां पे क्या हुआ है भाई? पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, पेमेंट रिसीव कितना? $6,000
डॉलर का रेट है 43, एग्री। उसके बाद अप्रैल और मई नए साल में आ जाते हैं। अप्रैल में यहां पे पेमेंट रिसीव डॉलर कितना, 4000, 14000, ठीक है। तो फिर ये चेंज करना पड़ेगा। किसके पास से मिल रहा है पेमेंट? पहला पेमेंट 15 को वेस्ट ऑफ जर्मनी से मिल रहा है। अच्छा ठीक है, तो वेस्ट ऑफ जर्मनी, सबर एक मिनट है खाली। अब बोल रही थी, बोल क्या बोल रही थी? यहाँ पे पेमेंट डॉलर 14,000 और डॉलर का रेट 42, और फिर इधर मई में पैसा मिल रहा है अपने को। पेमेंट कितना, डॉलर 4000 और डॉलर का रेट 44। क्योंकि ईयर एंड है तो अपने को यहाँ पे ईयर एंड का रेट भी दिया रहेगा। कितना दिया है? 44। प्लॉटिंग समझ में आ गया? जो ऑरेंज है वो कनाडा के लिए और जो ग्रीन है वो जर्मनी के लिए। ऑरेंज रिसीव्ड, सेल्स, जो भी है सब ऑरेंज वाला है। क्लियर है? तो आपको बुक के अंदर पेन से बराबर से लिखने का, इसके लिए मैंने पूरा नाम भी लिखा है। समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? पक्का। चलिए डेट वाइज जाएंगे। सबसे पहला आपका क्या होने वाला है? कनाडा से परचेज होगा, सॉरी सेल्स होगा, जर्मनी में सेल्स होगा, फिर रिसीव होगा, फिर रिसीव होगा, फिर ईयर एंड आएगा। बराबर है? क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला आपने कनाडा को बेचा है। बेचा है मतलब सामान जाएगा किसके पास? सी ऑफ कनाडा। तो सी ऑफ कनाडा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बराबर है? कितना? तो यहाँ पे आपने बेचा है $10,000, डॉलर का रेट है 41, तो ये हो गया 41 लैक्स, 4,10,000 ना, 4,10,000। एनी डाउट? ये क्लियर है? प्रणाली आगे क्या होने वाला है? वापस से सेल्स होने वाला है डब्ल्यू ऑफ जर्मनी को, डब्ल्यू ऑफ जर्मनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बेचा है भाई? $20,000 इंटू 41, 8,20,000, 8,20,000। समझ में? आप पेमेंट रिसीव होगा, पे नहीं करने वाले, रिसीव। कनाडा से रिसीव होगा मतलब पैसा आने वाला है। यहाँ पे आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया? ये सी ऑफ कनाडा। कितना दे रहा है? वो $6,000 और डॉलर का रेट है 42, 2,52,000। अरे बात समझ में आया? जब भी पेमेंट करेंगे एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। मैंने सामान बेचा था 41 में और पैसा मिल रहा है 42, $1 ज्यादा मिल रहा है, तो प्रॉफिट है। जो भी प्रॉफिट है वो क्रेडिट में जाएगा। किसकी वजह से? सी ऑफ कनाडा अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, या तो क्या लिख सकते हो? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। कितना? $6,000 पे $1, यानी कि 6,000। क्लियर? फिर से पेमेंट रिसीव हो रहा है तो वापस से कैश और बैंक आ जाएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से पेमेंट मिल रहा है? डब्ल्यू ऑफ जर्मनी। बराबर है? कितना पेमेंट मिल रहा है? $6,000, $1 का 42, 43 है। ठीक है, कोई नहीं, भड़कने का नहीं। 43, 2,58,000, 2,58,000। वंस अगेन, बेचा कितने में था? पैसा कितना मिल रहा है? मतलब $2 ज्यादा मिल रहा है, तो फायदा है। किसकी वजह से? वेस्ट ऑफ जर्मनी डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, या तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। कितना? $6,000 पे ₹2 के हिसाब से 12,000। लॉजिक क्लियर है? साल खत्म हो रहा है तो अजम्पशन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट बाकी है, इसका भी और इसका भी मिलने का बाकी है। अब मैं पहला जर्मनी ले लेता हूँ। जर्मनी
का कितना डॉलर बाकी है, $14। अगर इफ हम इस साल पेमेंट रिसीव करते हैं, अगर ये बंदा मुझे पेमेंट करता, तो डॉलर का रेट कितना चल रहा है, बेचा कितने में था, तो अगर मुझे पैसा मिलता तो कितना डॉलर मिलता, 44 के हिसाब से मिलता, बेचा कितने में था, 41। इसका मतलब है $3 ज्यादा मिलता, मतलब मुझे प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट होता मतलब अर्जुन किधर जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो 2 एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा भाई, किसके वजह से, वेस्ट ऑफ जर्मनी की वजह से। डेबिट कितना, तो $14,000 पे ₹3, विच वुड बी 42,000। अरे बात समझ में आया। बट और एक एक्सचेंज डिफरेंट आएगा क्योंकि और एक पेमेंट है। अगर राहुल मैं ये 4,000 का पेमेंट रिसीव करता, बेचा कितने में था, 41, रिसीव करता तो 44 के हिसाब, मतलब $3 फिर फायदा होता, और जो भी फायदा होता एक्सचेंज डिफरेंस में क्रेडिट में जाता। तो 2 एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट किसके वजह से, सी ऑफ कैनेडा अकाउंट। कितना, तो $4,000 पे ₹3, बराबर है कि नहीं, 12,000 12,000। अंडरस्टूड, डन। अब क्या करना है डेलिया, अब हमको एक्सचेंज डिफरेंस जितना भी है, अभी इस क्वेश्चन में फेयर अकाउंट बनाने बोला है, तो फेयर अकाउंट बनाने के मैंने आपको बताया कॉलम्स बना लो अच्छे से, बराबर है। अब एक्सचेंज डिफरेंस ढूंढते जाओ, एक्सचेंज डिफरेंस इधर है, कितना है, 6,000 क्रेडिट में है, तो यहाँ पे क्रेडिट पे लिखूंगा तारीख लिखने के बाद बाय सी ऑफ कैनेडा, हाँ जी, सी ऑफ कैनेडा अकाउंट कितना, तो 6,000। यहाँ पे डॉलर्स का कॉलम नहीं बनाएंगे तो चलता है, ये समझ में आया। उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंट एक्सचेंज डिफरेंट एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में जा रहा है, तो बाय डब्ल्यू ऑफ जर्मनी कितना, 12,000। फिर उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में जा रहा है, बाय सी ऑफ कैनेडा एंड बाय डब्ल्यू ऑफ जर्मनी। भाई डब्ल्यू ऑफ जर्मनी का कितना है, 42,000, और कनाडा का कितना है, 12,000। इसका टोटल लेंगे बिकॉज इधर और कुछ बचा नहीं है, इसका टोटल आ रहा है 72,000। बैलेंस आ जाएगा 72,000। कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे आया है, तो एंट्री भी इसकी वैसी आएगी, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, बात समझ में आया, क्योंकि अपने इस समय खाली प्रॉफिट ही हुआ है, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होगा, डेबिट में एक्सचेंज डिफरेंट आ जाएगा। समझ में आया, तो एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट भी बन गया और आपका यहां तक का काम भी हो गया। अब क्वेश्चन में इतना ही एक्सचेंज डिफरेंट बोला, ये 2013 तक का है, 31 मार्च 2013 तक का ही बना है ना, आपको क्वेश्चन में इतना ही फ्लक्चुएशन बोला, इसके आगे बनाने नहीं बोला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट फिर से रिसीव करेंगे तो फिर से पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट ऑफ जर्मनी। कितना पेमेंट दे रहा भाई, $14,000, एक का रेट है 42, कितना आ जाएगा, 5,88,000, 5,88,000। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर है, डन। अब क्या करेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। हमने किया क्या है, बेचा था गुड्स 44 में, बेचा था गुड्स 44 में, और पेमेंट कितना मिल रहा है, कम या ज्यादा, सर 41 में मिला, नहीं साल बदल गया रेट बदल जाएगा। बेचा था कितने में, 44 में, पेमेंट कितना मिल रहा है, 42, कम मिल रहा है ना, तो लॉस हो रहा है $2 का। जो भी लॉस है वो किधर जाएगा, डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे आएगा एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से लॉस हुआ, ये डब्ल्यू ऑफ जर्मनी। कितना, तो $14,000 पे $2 का नुकसान, कितना, 28,000, 28,000। अरे बात समझ में आया क्या, पक्का समझा है, चलिए वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते नेक्स्ट, पेमेंट कर रहे, फिर से सेम एंट्री आएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सी ऑफ कैनेडा, बराबर है।
कितना, तो $4,000 इंटू 44, 1,76,000, 1,76,000 डन। अब एक्सचेंज डिफरेंस फिर से 44 में बेचा था, 44 ही मिला है, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, डन विद द सम। समझ में आया क्या, टॉपिक क्लियर हो रहा है। देखो मैं अभी बोलता इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, यही है फाइनल फॉरेन एक्सचेंज। अभी क्या बच गया, अकाउंट बच गया। जैसे अपन नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो अभी अकाउंट के ऊपर फोकस करेंगे। बिना जर्नल एंट्री के लेजर कैसे बनाने गए, अब ये तो जर्नल एंट्री है, पोस्टिंग कर सकते हो, एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट कर सकते हो, पोस्टिंग कर ही सकते हो, बट हम ये भी हैबिट डालेंगे कि ट्रांजैक्शन रीड करेंगे। वर्किंग ये बनेगा ही, ये वर्किंग बनाने का, और डायरेक्ट लेजर कैसे बनाने का है वो देखेंगे। समझ में आया क्या, मतलब अब जर्नल एंट्री के ऊपर नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लेजर पे फोकस करेंगे। और लेजर में भी कौन से लेजर बनने वाले, जिसको बेचा या जिससे खरीदा है वो एक लेजर बनेगा, क्लियर है, और एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट बनेगा। कैश और बैंक वगैरह नहीं बनता है, सेल्स अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम अगर आता है तो एक ही डिफिकल्ट लेवल है इसका कि आप जो भी बेचोगे या खरीदोगे उस केस में आपको बेचने खरीदने के लिए लोन लेना पड़ सकता है, बस ये एक डिफिकल्ट लेवल है। एक सम है आपके सिलेबस में, ओनली वन सम, जिसमें एक बंदे ने लोन लिया है और वो लोन से उसने रीपेमेंट करना चालू किया है। जब लोन लिया तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है एंड देन उसका पेमेंट करना है, फिर उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस वगैरह। ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल पे पहले अपन पहुंच जाते हैं इतने लेवल पे, फिर वो टाइप के भी सम कर ले। एक ही है टेक्स्ट बुक में, ज्यादा सम नहीं है, ठीक है क्या, पक्का 100% कंप्लीट कर लो। तो अभी नेक्स्ट दो सम में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ट्राई करना। पहले वाला तो अभी हो गया ना, अभी रिमेनिंग टू सम्स में आपको देता हूँ, अभी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। और जो लोग देख रहे वीडियो वो लोग ट्राई करना और सॉल्व करके टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो तो शेयर कर देना। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड। प्रियंका लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स, टू बी क्लियर यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट किया उसने, गुड्स, तो गुड्स में परचेज सेल्स आएगा। कुछ टीचर्स कहते हैं परचेज और सेल्स के जगह पे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिखो, तो इस बंदे ने एक्सपोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट किया मतलब सेल्स, तो एक्सपोर्ट सेल्स लिखने का, खाली सेल्स नहीं लिखने का, क्योंकि ये आपने जो सेल्स किया है वो इंडियन मार्केट में नहीं किया है, आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो, इसलिए आप एक्सपोर्ट सेल्स लिखने का या इंपोर्ट परचेज करने का। सर खाली एक्सपोर्ट लिखा तो चलेगा क्या, अरे दौड़ेगा। बात समझ में आया क्या, क्लियर है, कोई नहीं। चलिए इस बंदे ने गुड्स सेल किया है, किसको, जेरी ट्रेडिंग कंपनी को, मतलब ये उसका डेटर हो गया। डेटर, ये क्या नया वर्ड, ये नया वर्ड क्या आ गया। देखो कभी कभी है ना, आपको आपके कस्टमर का नाम नहीं देते क्वेश्चन में, बोलेंगे भाई एक्सपोर्ट कर दिया, बस इतना, फुल स्टॉप, इस पे फुल स्टॉप हो जाता। तो आप इस केस में किसी का तो नाम लिखोगे ना, बराबर है। जैसे अगर मेरे को इधर दिया था कनाडा, जर्मनी, ऐसा दिया, क्वेश्चन में नाम ही नहीं दिया किसको बेचा है, ऐसे सिचुएशन में जब नाम नहीं दिया है तो बेचते किसको, कस्टमर को, और कस्टमर को कहते हैं डेटर्स। तो जब आपको कस्टमर का नाम नहीं दिया है तो आप उधर लिखते हो डेटर्स। अगर आप खरीदते हो तो खरीदने के टाइम पे आप क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स। बेसिक सा बात था, नहीं तो कभी कभी स्टूडेंट देखते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे और सर ये तो डेटर क्यों लिखा है सर, हमको तो समझ में नहीं आया। नहीं ऐसा कुछ लोग पूछते, इसके लिए मैं बता रहा हूँ फ्यूचर की बात, क्योंकि आगे के फ्यूचर के सन्स में ऐसा होएगा, ठीक है क्या, क्लियर प्रीति, वेरी गुड। अब यहाँ पे अपने को जेरी कंपनी दिया, तो जेरी कंपनी की बात हो गया, कितना डॉलर पे हम लोग ने सेल्स किया है, 90। कौन से तारीख को, जैन 2012 को, ऑन विच एक्सचेंज रेट फॉर $1 वॉज गिवन टू। पेमेंट है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मतलब 2 साल का पेमेंट आ गया, इतना हो गया पेमेंट। इतने डॉलर पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, एक्सचेंज डिफरेंट, डॉलर का रेट 31 मार्च का कितना है, 48। अब बेचा कितने में था या खरीदा था, 49, एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे, 49 में बेचा था, 48 में अगर पेमेंट करता तो 48 कम मिलता, लॉस हो जाता, एंड देन नेक्स्ट ईयर में जाते और उसकी एंट्री पास करते। समझ में आया, बेसिक सा सम था, करोगे ऐसा मेरा अजम्पशन है।
वेरी गुड। सेकंड सम में देखते हैं क्या दिया है। पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ दीपाली लिमिटेड ऑन 1 Jan 2012। इंपोर्टर यानी कि परचेज किया है 42,000 फ्रॉम टॉम ट्रेडिंग कंपनी, नाम दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो अपन क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज इंपोर्ट किया है, परचेज किया है तो क्रेडिटर्स, और एक्सपोर्ट करते हो तो डेटर्स होता है, मतलब सेल्स करते हो तो, ठीक है। अब कितना डॉलर इसने भाई ने परचेज किया था, 42,500 का। पेमेंट किया जैन फेब मार्च अप्रैल, सेम जैसा दिया वैसे ही पेमेंट, मतलब यहाँ पे 2 साल का कैलेंडर बनेगा। सब डॉलर का रेट्स दिया गया है आपको, 31 मार्च का भी दिया रहेगा, यस 31 मार्च का भी डॉलर का रेट दिया है। क्लियर है, बेसिक सा सम था, टारगेट रखना कि ये दोनों सम को कंप्लीट कर लो आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।